नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हमने जो ये सामान्य हिंदी की एमसीक्यूज की सीरीज चलाई है उसके हम क्वेश्चन आगे देखने के लिए जा रहे हैं, है ना। दो क्लासेस हमारी हो चुकी है पूरी और आज हम तीसरी क्लास में हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह गद्यांश से संबंधित माना जाता है ना। तो आपके सामने ये एक गद्यांश है और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वही पेपर पैटर्न के अनुसार ही हम चल रहे हैं कि किस प्रकार से जो है एग्जाम में पेपर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का ही उपदेश दिया था। संसार में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी है और तभी वह अपना तथा अपने समाज का कल्याण कर सकता है। आलस्य तथा निरुद्योग पूर्ण जीवन तो पशु जीवन है। जिसके खूंटे पर बंध गए वह खाने को चारा तो देगा ही। उद्योग से मानव में स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। इससे वह अपना तथा देश का कल्याण कर सकता है। आलसी व्यक्ति धोबी के कुत्ते की तरह होता है, जो न घर की रखवाली करता है और न घाट पर जा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति न अपना भला कर सकता है और न ही अपने परिवार का, न समाज का और न ही अपने राष्ट्र का। आलस्य का परित्याग ही सफलता का प्रथम सोपान है। ठीक है ना। तो ये आपके सामने जो है कर्म योग यानी कि जो हमें कर्म करते रहना चाहिए उसके ऊपर बना हुआ है। और अगर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आलस्य का परित्याग करना होगा। और जो एक आलसी व्यक्ति होता है वह किसी का भला नहीं कर सकता है, न स्वयं का, न हमारे समाज का, न राष्ट्र का। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण ने जो कर्म योग का उपदेश दिया है ना, श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंतर्गत अर्जुन को कर्म योग का ही जो है उपदेश दिया था और उस कर्म योग पर ही पूरी की पूरी भागवत गीता आपकी आधारित मानी जाती है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आपने ये पढ़ लिया होगा और आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है? निरुद्योग शब्द में उपसर्ग है। देखिए ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वह जो है भले ही गद्यांश दिया हुआ हो तो उसमें से भी आपको जो है व्याकरणात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। समास, संधि, है ना, लिंग, वचन, कारक, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने आते हैं और बहुत कम प्रश्न जो है जो गद्यांश के अंदर से जुड़े हुए आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम उसी पैटर्न के अनुसार आपके सामने लाए हैं। एक शीर्षक का प्रश्न भी हमेशा जो है गद्यांश या पद्यांश दोनों में ही दिया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन अ में है आपका नी, ऑप्शन ब में है तिर, ऑप्शन स में है निरु और ऑप्शन द में है निर, है ना। तो निरुद्योग, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, निरुद्योग, है ना। तो ये आपका जो है इसका मतलब यहाँ पर ये निर जो है यह उपसर्ग है और आपका यहाँ पर ऑप्शन द है वह बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार का पर्याय है ना। संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। कौन कौन सा होगा? ऑप्शन ए में देखिए दुनिया, ऑप्शन बी में देखिए विश्व, ऑप्शन सी में देखिए जगत, है ना। तो यहाँ पर देखिए दुनिया, विश्व, जगत और डी में है आपका उपरोक्त सभी। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ये सबको आता है ना। तो यहाँ पर जो है संसार का जो पर्याय है वह क्या होगा? उपरोक्त सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या है। धोबी का कुत्ता मुहावरे को पूरा करें, है ना। न ऑप्शन ए में देखिए न घर का न घाट का, ऑप्शन ब में देखिए घर और घाट का, ऑप्शन स में है धोबी के घर का कुत्ता और ऑप्शन द में है अ और ब दोनों, है ना। देखिए ये तो हमको आता है इसलिए आप जल्दी से इसको जो है ऑप्शन आपका सही कर लोगे जो भी सही है इसमें। लेकिन अगर आपको नहीं पे आता है
है ना। तो आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये हमारे गद्यांश में से पूछा गया है इसलिए, है ना। तो ये जो लाइन है धोबी का कुत्ता, है ना, तो यहाँ पर देखिए आलसी व्यक्ति जो है धोबी के कुत्ते के समान होता है जो ना घर की रखवाली करता है और ना ही घाट पर ही जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का, है ना। तो हम यहीं पर पढ़ रहे थे, है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है यानी अ जो है वह बिल्कुल सही होगा, यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलस्य शब्द में कौन सा विलोम है ना। बहुत ही इजी प्रश्न बनाए हुए हैं इसमें, तो आपको जल्दी से आ जाएंगे, है ना। तो आलस्य शब्द का जो विलोम है वह कौन सा होगा। ऑप्शन अ में देखिए आलसी, ऑप्शन ब में है बेआलसी, ऑप्शन स में है स्फूर्ति और ऑप्शन ड में है कोई नहीं, है ना। तो आलसी तो नहीं हो सकता, बेआलसी भी नहीं हो सकता, कोई नहीं भी हो सकता। तो यहाँ से अगर आपको नहीं भी आता हो तो आप आराम से ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन स जो है आपका वह बिल्कुल सही है। आलस्य का जो विलोम शब्द होगा वह होगा स्फूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्मयोग शब्द में समास है ना। कर्म योग जो सबसे पहली लाइन थी उसी में से इसको उठाया है, कर्म योग, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। अ में है तत्पुरुष समास, ब में है बहुव्रीहि समास, स में है अव्ययी भाव, है ना, गलत लिखा हुआ है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये हो गया। और द में आपका कर्मधारय समास, है ना। तो बहुत ही इजी है ये तो, कर्म योग, है ना, कर्म का योग, कर्म के लिए योग, है ना, ये दोनों ही इसके बनते हैं। और ये जो आता है आपका वह बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसको हम लेंगे, यानी कर्म योग का जो समास होगा वह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब आपका पहले जो हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन गद्यांश से थे, और अब जो है आपका एक पद्यांश आएगा, इसको काव्यांश भी हम कह सकते हैं, है ना। निम्नलिखित होगा, थोड़ी बहुत जो है गलतियां हैं इसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये साइन होगा। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो किस प्रकार का है। सबसे पहले तो यहाँ से जो पद्यांश से जो क्वेश्चन आते हैं आपके रस से संबंधित आते हैं, अलंकार से संबंधित आते हैं, है ना। तो इनको हमको जो है ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। भाव से संबंधित आते हैं, किस भाव में लिखा गया है ये पद्यांश, इस पद्यांश, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। जो सैनिक रण में कौशल दिखलाता है वह वीर गति उपहार रूप पाता है। देखो शोभित है चक्र राष्ट्र के ध्वज पर, गतिमान बनो कहता है शीश उठाकर। उस परम चक्र का क्रम न टूटने पाए, वह चक्र प्रगति पथ पर बढ़ता ही जाए। ठीक है ना, यहाँ पर सैनिक के लिए जो है आया है ना, ये पूरा का पूरा वीर चक्र, परम वीर चक्र, है ना, जो सैनिकों को दिए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा वीर चक्र है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो बहुत ही सिंपल लाइनें हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा है गतिवान। गतिवान शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन अ में देखिए आन, ऑप्शन ब में है वान, ऑप्शन स में है अन और ऑप्शन द में है वन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि आपका जो ब है यानी कि वान वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। गति धन वान, है ना, यानी कि क्या बनेगा, गतिवान, गतिवान बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में रस का प्रयोग किया गया है ना। कौन से रस का प्रयोग किया गया है हमें ये देखना है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन अ में देखिए श्रृंगार रस, ऑप्शन ब में है माधुर्य रस, ऑप्शन स में है वीर रस और ऑप्शन द में है कोई नहीं। इससे संबंधित पद्यांश या काव्यांश जब भी आपके आता है इससे संबंधित प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाता है। अब बताइए तो इसमें रस कौन सा होगा। तो देखिए जैसे कि हमने कविता पढ़ी है ना, वीर चक्र से संबंधित है, सैनिक से संबंधित है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रस आ जाएगा, वीर रस आ जाएगा, है ना। श्रृंगार रस में तो जो है नायक और नायिका के प्रेम की और नायिका के श्रृंगार की जो है की जाती है। माधुर्य रस में भी वही चीज़ें आती हैं, है ना। और
आपका जो ये वीर रस है, इसके अंतर्गत जो कविताएं हमें उत्साह वर्धन करती हैं, जो हमारी प्रेरणात्मक कविताएं इस प्रकार की होती हैं, वो वीर रस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सामाजिक नहीं है, यहाँ पर सामयिक है। सामयिक, सामयिक भी नहीं, सामयिक चिन्ह है ना, ये ध्यान रखना है। सामयिक चिन्ह कौन सा है, मतलब कौन से चरण के अंतर्गत सामयिक चिन्ह हमको देखने को मिलता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरे व छठे चरण में है ना, ऑप्शन ब में है पांचवें व छठे चरण में, ऑप्शन स में है पहले व दूसरे चरण में, और ऑप्शन द में है दूसरे और पांचवें चरण के अंतर्गत। अब हमें हमारा वापस वो पद्यांश चाहिए, ठीक है, तो हम पद्यांश देख लेते हैं। कहाँ पर है पद्यांश, ये रहा, ये आ गया आपका पद्यांश फिर से आपके सामने। क्या कहते हैं, सामयिक चिन्ह निकालना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामयिक चिन्ह कौन सा होता है ना, ये देखना है। तो सामयिक जो चिन्ह होता है वही ये होता है, इनके बीच वाला जो होता है उसे सामयिक चिन्ह कहते हैं। अब ये चिन्ह अपने को देखना है। हमें जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया था पहले व दूसरे चरण में, दूसरे छठे चरण में, इस प्रकार से। तो हम पहले चरणों को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हमने कर लिया। अब हम देखेंगे सामयिक चिन्ह कहाँ पर आया है ना। तो यहाँ पर जो रण के क्वेश्चन दिखलाता ये नहीं है। एक तो आपका ये रहा वीर चक्र, यानी कि दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा चरण जो शोभित होते हैं चक्र राष्ट्र के ध्वज पर, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें। अब ये आपका चिन्ह आया है प्रगति पथ पर, यानी कि छठे, दूसरे और छठे चरण के अंतर्गत सामयिक चिन्ह हमको देखने को मिल रहा है। हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8वां चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये राइट होगा, यानी कि दूसरे और छठे चरण में हमको सामयिक चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन अ आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 90 क्वेश्चन में देखिए, वीर चक्र शब्द में समास है। अब वीर चक्र में जो है हमको समास पूछा गया है ना, यहाँ पर देखना है। ऑप्शन अ में देखिए कर्मधारय समास, ऑप्शन ब में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन स में है बहुव्रीहि और ऑप्शन द में है द्विगु समास, है ना। तो आपका सीधा और सरल आंसर होगा, वह होगा तत्पुरुष समास। वीर चक्र, वीरता का चक्र, वीरता के लिए चक्र, ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आता है आपका ध्वज और राष्ट्र शब्द है। देखिए ध्वज और राष्ट्र शब्द है, किस प्रकार के शब्द हैं ध्वज और राष्ट्र। अ में देखिए देशज, ब में देखिए तत्सम, स में देखिए तद्भव और द में है इनमें से कोई नहीं, है ना। अब देखिए देशज शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो हिंदी भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों को हूबहू हिंदी भाषा के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, वे शब्द। तद्भव संस्कृत भाषा के चले आ रहे शब्दों को, वर्षों से चले आ रहे शब्दों को हमने क्या किया है, हिंदी भाषा में उनका रूप परिवर्तित कर दिया है, ऐसे शब्द तद्भव होते हैं और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं द, है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्वज और राष्ट्र किस प्रकार के शब्द हैं। ध्वज और राष्ट्र शब्द जो है वह किस प्रकार के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। अब जब संस्कृत के शब्द हैं तो संस्कृत के शब्दों को हूबहू हिंदी में हमने क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, स्वीकृत कर लिया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ब जो है वह बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी ध्वज और राष्ट्र शब्द जो है वह किस प्रकार का है, तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपके जो है गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न तो हो गए हैं खत्म। अब आपके सामने जो है कुछ प्रश्न व्याकरण के हैं और इसके अलावा बाकी के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके कहाँ से होंगे, शिक्षण विधियों से होंगे। देखिए शिक्षण विधियों से भी हिंदी में हुआ, चाहे संस्कृत में हुआ, चाहे आपका साइकोलॉजी में हुआ, है ना। 15 प्रश्न तो आपके आते हैं प्योरली हिंदी के, संस्कृत के और साइकोलॉजी के, और 15 प्रश्न जो होते हैं वो आपके आते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित होते हैं। तो हमने वही पैटर्न रखा है, हमने यहाँ पर 11वें नंबर पे प्रश्न पे आपको मतलब जो है शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न को दिया है। चलते हैं, देखिए पाठ के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भाषा में आंकलन प्रक्रिया है,
है ना। आंकलन की जो मापन, मूल्यांकन और आंकलन जो हमने पढ़ा है ना, वही वहाँ वह जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार की है देखिए। ऑप्शन अ में देखिए, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन ब में है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन स में है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। और ऑप्शन द में है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है ना। तो आंकलन की प्रक्रिया किस लिए होती है? तो देखिए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के लिए के माध्यम से नहीं होती है आंकलन प्रक्रिया, केवल बच्चों के लिए निष्पादन के जानने के लिए नहीं होती है, और केवल शिक्षकों के निष्पादन जानने के लिए नहीं होती है, बल्कि आंकलन की जो प्रक्रिया होती है वह होती है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। आंकलन की प्रक्रिया सीखने और सिखाने के दौरान चलती रहती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, पूरक पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य है। पूरक पाठ्य पुस्तकें, है ना, पाठ्य पुस्तकों के अलावा और जो बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं वह किस लिए दी जाती हैं, है ना, इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन अ में देखिए, बलपूर्वक पढ़ना। अ में है बलपूर्वक पढ़ना, ब में है अतिरिक्त गृह कार्य देना, स में है वाचन अभ्यास, और द में है आपका गंभीर साहित्य पढ़ना। ठीक है ना। तो आपका क्या कह रहे हैं, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य बताना है। तो सीधी सी बात है, जब भी हम इस प्रकार का रिकमेंड करते हैं तो इसका मतलब हम बच्चे को वाचन अभ्यास करवा रहे हैं। ठीक है ना, बच्चों के लिए पूरक पाठ्य पुस्तकें वाचन अभ्यास के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है ना। शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं तो उसमें नाटक शिक्षण से संबंधित देखो प्रश्न आया है, और इसका ऑप्शन देखिए, क में है, अ में है इसका कक्षा अभिनय विधि, ब में है रंगमंच प्रणाली, स में है अर्थबोध प्रणाली, और द में है व्याख्या प्रणाली, है ना। तो अर्थबोध और व्याख्या को हम बिल्कुल ही काट देते हैं, क्योंकि हमारे सामने दोनों ही बेस्ट विधियां हमारे सामने है अभिनय की। अभिनय यानी नाटक शिक्षण की जो है होती है ना। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वह उपयुक्त विधि की बात कर रहे हैं, और वो होगी आपका ऑप्शन अ बिल्कुल सही होगा, यानी कक्षा अभिनय विधि। देखिए क्यों है, रंगमंच विधि भी है, लेकिन रंगमंच विधि जो है वह उच्चतर कक्षाओं के लिए है, जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत 11th-12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो सकती है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो सकती है ना, रंगमंच प्रणाली। क्यों? क्योंकि एक तो है जो उसमें मंच की आवश्यकता होती है ना, उसमें जो है संसाधन भी बहुत चाहिए, और बिल्कुल जो है वेशभूषा वगैरह सब कुछ जो है नाटक के अनुरूप होना चाहिए। तो यह जो प्रणाली है वो बहुत ही खर्चीली होती है। इसकी वजह से जो है स्कूलों में या फिर छोटे स्तर पर जो है इसका जो है मंचन नहीं किया जाता, इस प्रणाली को नहीं मतलब इस प्रणाली के द्वारा जो है नाटक शिक्षण नहीं करवाया जा सकता। लेकिन कक्षा अभिनय विधि के द्वारा आप है ना सभी स्तरों पर, ये जरूरी नहीं है कि कक्षा अध्यापन केवल जो है छोटी कक्षा में हो, नहीं, प्राथमिक में भी हो सकती है, माध्यमिक में भी हो सकती है और उच्च माध्यमिक में भी हो सकती है, लेकिन जो ये है सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। तो ऑप्शन आपको अब बिल्कुल सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है सॉरी शिक्षा तथा भाषा के संबंध के बारे में हमको बताना है कि क्या संबंध है शिक्षा और भाषा का। ऑप्शन ए में देखिए, शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। ऑप्शन ब में है भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। ऑप्शन स में है अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। और ऑप्शन द है भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। देखिए ये ऑप्शन द और ब तो दोनों ही बिल्कुल इनकरेक्ट है, मतलब बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है तो इसको भी हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जब सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही भाषा सीखी जा सकती है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी तो भाषा का इस्तेमाल करता है, वो भी तो मेवाड़ी में बोल सकता है, वो भी अपनी मेवाड़ी यानी कि क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है, अपनी जो है हिंदी में बोल सकता है ना। तो ये तो कोई आवश्यक नहीं है कि शिक्षा के द्वारा ही भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन ये जरूर हो सकता है। ऑप्शन स जो है आपका सही होगा कि अधिकांश शिक्षा
भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। तो ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही होगा, सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए, है ना, उपयुक्त सामग्री हमको देखनी है। ऑप्शन ओ में देखिए शाम पट्ट के द्वारा, ऑप्शन ब में है फ्लैश कार्ड के द्वारा, स में है चित्रकथाएं और द में है सभी, है ना। कहानी की रचना करवानी है तो आप कैसे करवाएंगे? बिल्कुल शाम पट्ट के द्वारा भी करवा सकते हैं, फ्लैश कार्ड का उपयोग करके भी बना सकते हैं, और चित्रकथाएं बच्चों को दिखाकर या पढ़कर सुनाकर भी हम उनसे जो है कहानी रचना का जो निर्माण करवा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, यहाँ पर हम बच्चे का वाचन कौशल यानी बोलना, ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त मानेंगे? विधि का चयन करना है। चलिए ऑप्शन आ में देखिए बच्चों के बीच परिचर्चा करवाई जाए, ऑप्शन ब में है बच्चों का एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए, ऑप्शन स में है शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें, और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी, है ना। बोलने का कौशल हमको, बच्चे का वाचन कौशल पर हमको काम करना है, तो क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन अ जो है वह भी बिल्कुल सही है। कैसे है? बच्चों के बीच परिचर्चा करवाई जाए, है ना, बोलना सीखेंगे। बच्चों को एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण दिया जाए, बोलना सीखेंगे इससे भी। और शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें, तो इससे भी बातचीत के द्वारा भी जो है बच्चा बोलना सीखता है। इसका मतलब ऑप्शन द जो है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। भाषागत जो विकास है आपका उसको प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन अ में देखिए पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, ऑप्शन ब में है परिवार की आर्थिक स्थिति, स में है स्वास्थ्य और उपयुक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए परिवार और सामाजिक संपर्क भी सही है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही है, और स जो है स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही होगा। भाषागत विकास को प्रभावित करने में सभी चीज़ें काम आएंगी, प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट देखिए हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? बहुत इजी प्रश्न है और आ भी चुका है 2 बार 3 बार आ चुका है ना। रीट में भी आया है, सीटेट में भी आया है। ऑप्शन आ में देखिए फारसी, ऑप्शन ब में है देवनागरी, ऑप्शन स में है गुरुमुखी, और ऑप्शन द में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा संबंधित है, देवनागरी लिपि से। नेक्स्ट देखिए 19वां प्रश्न, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। ऑप्शन आ में है निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना। ऑप्शन ब में है वांछित व्यवहारिक परिवर्तन की जानकारी, ऑप्शन स में है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन से अभिप्राय है, ठीक है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो हम मूल्यांकन करते हैं उससे क्या अभिप्राय है? सीधी बात है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है ना। व्यवहारगत परिवर्तन है, ये भी सही है, और भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की सीमांकन है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन द जो है आपका वह बिल्कुल परफेक्ट सही है, ठीक है। मौन वाचन से प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है ना। स्वर वाचन और मौन वाचन दोनों से ही प्रश्न आता है, और ये जो वाचन जो है वह इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं, देखिए मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है मौन वाचन शिक्षण का? ऑप्शन अ में देखिए तार्किक योग्यता का विकास, ऑप्शन ब में है मनन शक्ति का विकास, ऑप्शन स में है दोनों का विकास, यानी ए और बी दोनों आ जाएंगे, और द में है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो तार्किक योग्यता का विकास भी होता है और मनन शक्ति का विकास भी होता है, यानी ऑप्शन स जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट
21वां क्वेश्चन देखिए, जब बच्चा किसी सीखी हुई, साथ में है, सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है ना। जब बच्चा क्या कर रहा है, सीखी हुई बात का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, यानी उसने जो भी सीखा है अब उसका क्या कर रहा है, वह प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन अ में देखिए अधिग्रहण, ऑप्शन ब में है अधिगम, ऑप्शन स में है अभिप्रेरणा और ऑप्शन द में है शिक्षण, ठीक है। तो बताइए इसको क्या कहेंगे? सीखी हुई बात का प्रयोग करना यानी कि अधिग्रहण करना, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को जो है हम अधिग्रहण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, विविध कक्षों में छात्रों में वर्तनी शुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय है। वर्तनी की अशुद्धियों का उपाय करवाना है, यानी कि आपकी कक्षा में जो छात्र हैं वह वर्तनी अशुद्ध लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसका उपाय हम कैसे करेंगे? ऑप्शन अ में है उपचारात्मक, ऑप्शन द में है निदानात्मक, ऑप्शन स में है अ और ब दोनों और ऑप्शन द में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा वह सही होगा, ठीक है ना। तो उपचारात्मक का मतलब उसका उपचार करेंगे बालक की जो गलतियां हैं, और निदान यानी कि पहले निदान करेंगे, पहचाने कि वह गलतियां क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ऑप्शन स आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से भाषा शिक्षण की सीखने की एक विशेषता नहीं है ना। भाषा शिक्षण की सीखने की एक विशेषता नहीं है, नहीं पर हमें ध्यान देना है। ऑप्शन अ में देखिए भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, ठीक है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी। भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण की विशेषता है, ये तो ज्ञान में तो विकास करेगा बिल्कुल, है ना। सुलभ वातावरण तैयार करता है, ये भी विशेषता है। हमें तो पूछा है विशेषता नहीं है, अगर विशेषता नहीं है तो वह है असक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, ये होना चाहिए, है ना। तो आपका जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ कहता है भाषा शिक्षण में उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वापस यही वही नहीं पूछा है ना। उद्देश्य निष्ठ, है ना, उद्देश्यपूर्ण जो हम मूल्यांकन करते हैं उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, इसके बारे में। ऑप्शन अ में देखिए वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, ऑप्शन ब में है व्यापकता और व्यवहारिकता, ऑप्शन स में है विश्वसनीयता और वैधता और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी। उद्देश्य निष्ठ की बात कर रहे हैं हम, है ना, जो उद्देश्य से परिपूर्ण हो, जो हमारे उद्देश्य के लिए ही हमने जिनका मूल्यांकन किया, उद्देश्य से पूर्ण मूल्यांकन का बात करना है। तो यहाँ पर जो है आपका विशेषता नहीं है बतानी है ना। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापकता और व्यवहारिकता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता सही है, विभेदकारिता भी, विश्वसनीयता और वैधता, ये चारों विशेषता उसमें होती है, लेकिन व्यापकता और व्यवहारिकता नहीं होती है उद्देश्य निष्ठ के अंतर्गत। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। मैं लाइन अच्छे से खींच लेती हूँ इस पर। ये उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ब बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। सामग्री होगी, सामग्री, है ना। थोड़ी सी जो है आपकी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। 25वां जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, प्रभावशाली बनाने, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। सामग्री क्या होगी, हिंदी शिक्षण की बात कर रहे हैं। अ में देखिए ऑप्शन अ में है विद्यालय का मैदान, ऑप्शन ब में है विद्यालय की इमारत, ऑप्शन स में है शामपट्ट और ऑप्शन द में है ये सभी, है ना। विद्यालय की मैदान, विद्यालय का मैदान तो हिंदी शिक्षण के लिए तो कोई मतलब नहीं है, इमारत का भी कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये सभी तो वैसे ही कट गया, बचा क्या, शामपट्ट जो है आपका हिंदी कौशल, हिंदी शिक्षण में बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ती है ना। और बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए हिंदी शिक्षण में शामपट्ट उपयोगी है ना। वैसे भी शामपट्ट को क्या कहते हैं, अध्यापक का मित्र भी कहा जाता है।
ऑप्शन 26वां क्वेश्चन देखिए, कविता का अर्थ है ना, कविता आप ऐसे मत बोल देना किसी लड़की का नाम, है ना। चलिए, तो ऑप्शन आ में देखिए, रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, है ना, रागात्मक वृत्तियों का संशोधन। ब में है जीवन की समालोचना। स में है संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति। और द में है उपरोक्त सभी। कविता का अर्थ देखिए, रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, बिल्कुल। जीवन की समालोचना, बिल्कुल। संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, यह भी सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है डी, मतलब द जो है वह बिल्कुल सही होगा, कविता का अर्थ। चलिए, अब व्याकरण शिक्षण की बात कर लेते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, देखो बार बार नहीं नहीं प्रश्न इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा है आता है और हम वो गलत करके आ जाते हैं। नहीं है। ऑप्शन अ में देखते हैं ज्ञान, ब में है ज्ञानोपयोग, स में है मनोरंजन और द में है कौशल, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? व्याकरण शिक्षण की, है ना। तो व्याकरण शिक्षण में तो अपार ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग भी है, कौशल भी है। मनोरंजन व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत नहीं होता, यानी कि मनोरंजन जो है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो और लिखो विधि शिक्षण विधि उपयुक्त करते हैं, है ना, मतलब प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो विधि जो है वह किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, किस रचना के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है ना, हमको यहाँ पर ये देखना है। देखो और लिखो विधि, ऑप्शन अ में देखिए निबंध रचना में, ऑप्शन ब में है मौखिक रचना में, ऑप्शन स में है शुद्ध अभिव्यक्ति में और ऑप्शन द है उपयुक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर देखो और लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ पर करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन अ जो है वह बिल्कुल सही है, यानी निबंध रचना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, देखो और लिखो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29वां क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है ना, विधि है। आपको यहाँ पर देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण, ये ध्यान रखना है, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है। देखिए ऑप्शन अ में देखिए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन ब में है अनुवाद विधि, ऑप्शन स में है व्याख्यान विधि और ऑप्शन द में है सभी, है ना। द्वितीय भाषा शिक्षण यानी कि जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखने के लिए जाते हैं उसे हम द्वितीय भाषा भी कह सकते हैं और द्वितीय भाषा शिक्षण भी कहते हैं। तो इसकी जो विधि होगी उपयुक्त वह होगी अनुवाद विधि, है ना। अनुवाद विधि के द्वारा हम द्वितीय भाषा का शिक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत सीखना चाहते हैं तो भी आप क्या करेंगे, अनुवाद विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। 30वां क्वेश्चन देखिए, वापस यही आया है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है ना। पहले हमने विधि को देखा था, अब हम इसका विषय देखते हैं। कौन सा विषय होगा? ऑप्शन अ में देखिए अभ्यास करना, ऑप्शन ब में है ध्वनियों का बोध, ऑप्शन स में है शुद्ध उच्चारण और ऑप्शन द में है आपका उपरोक्त सभी, है ना। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का जो विषय होगा वह होगा आपका अभ्यास करना भी है, ध्वनियों का बोध भी है यानी ध्वनियों को जानना भी है और शुद्ध उच्चारण करना भी है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन द जो है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अब हमारे जो है 30 प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं। आज की क्लास हमारी जो है आपको पसंद आई होगी ऐसे मैं आशा करती हूँ। उसके लिए धन्यवाद।